रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम आज पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जिसमें हमारे पास पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमें निम्नलिखित के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने हैं, ठीक है, जिसमें पहला है सोडियम कार्बोनेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। तो हमने यहाँ पे रासायनिक समीकरण लिखना है। तो क्या हुआ कि सोडियम कार्बोनेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट ऐसे लिखते हैं। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, कार्बोनेट की 2 होती है। तो कार्बोनेट की जो संयोजकता 2 होती है वो सोडियम के साथ आ जाएगा और सोडियम की संयोजकता 1 होती है वो इसके साथ आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे। फिर इसमें हम प्लस लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो इनके मिलने पे क्या बनेगा, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो सोडियम क्लोराइड को NaCl लिखते हैं और प्लस क्या बनेगा, तो हमें याद रखना है कि ये जो सोडियम है ये क्लोरीन से मिलेगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, और ये जो कैल्शियम है ये हाइड्रोजन से बनेगा तो क्या बनेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे आपका बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। दूसरा है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड तथा जल उत्पन्न करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न करता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से HCl से क्रिया कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, जिसे साधारण नमक कहते हैं। फिर जल बनेगा H2O, फिर आपका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ऐसे ही है कि कॉपर सल्फेट पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया कर क्यूपरस आयोडाइड अवक्षेपित करता है एवं आयोडीन गैस तथा पोटेशियम सल्फेट बनाता है। तो कॉपर सल्फेट को कैसे लिखते हैं, CuSO4। ये करेगा पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया तो Ki, ठीक है, Ki को पोटेशियम आयोडाइड कहेंगे, और इससे क्रिया करके क्या बनाएगा, तो इसे करके क्यूपरस आयोडाइड बनाएगा। तो CuI क्यूपरस आयोडाइड, तो CuI बनाएगा, ठीक है। इसको 2 भी लिखते हैं यहाँ पे, और प्लस बोला था कि आयोडीन गैस बनाएगा और पोटेशियम सल्फेट बनाएगा। पोटेशियम सल्फेट को K2SO4 लिखेंगे और आयोडाइड को I2 लिखेंगे, ठीक है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे पोटेशियम को 2 से लिखेंगे तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉपर 2 है, तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से ऊपर वाले में यहाँ भी 2 लिखेंगे तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। संतुलित भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे यहाँ से दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वक्तव्यों को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक संतुलित समीकरण लिखें तथा इनके प्रकार भी बताइए। तो इसके अंदर है जैसे लेड एसीटेट, ठीक है, लेड एसीटेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेड क्लोराइड तथा एसिटिक अम्ल बनाता है। तो लेड एसीटेट का फॉर्मूला लिखते हैं ऐसे CH3COO ब्रैकेट बंद 2 और लेड के लिए Pb और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए HCl, इससे क्रिया करेगा तो बनेगा लेड क्लोराइड PbCl2, और बनेगा क्या, बनेगा एसिटिक अम्ल जिसका फॉर्मूला आता है CH3COOH, ठीक है। बाकी इसको बैलेंस करना पड़ेगा तो यहाँ 2 लगाएंगे। अगला है सोडियम का टुकड़ा एथेनॉल के साथ संयोग कर सोडियम एथोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो सोडियम के टुकड़े को Na लिखेंगे और ये एथेनॉल से क्रिया करेगा तो C2H5OH से क्रिया करेगा
तो बनेगा तुम्हारा C2H5ONA, इसी को पढ़ते हैं सोडियम एथोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस भी बनाएगा। तो हाइड्रोजन गैस के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे +H2। ऊपर वाला जो अभिक्रिया था वो द्विविस्थापन अभिक्रिया था, और नीचे वाला जो अभिक्रिया है वो विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है। अगला प्रश्न था कि आयरन ऑक्साइड को लिखते हैं Fe2O3। तो आयरन ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करने पर, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO लिखते हैं, इसके साथ गर्म करने पर कह रहा है कि आयरन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो यानी कि आयरन बनाएगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आयरन 2 है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन देखोगे तो कितना है, तो यहाँ पे 3 और 1 4 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ही है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ही है और यहाँ पर रुको, यहाँ पे अगर हम कार्बन, हाँ यहाँ पे अगर हम 3 गुना करेंगे तो कार्बन 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम 3 लगा देंगे तो कार्बन 3 ऑक्सीजन 6 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे 3 और ये 3 6 हो जाएगा। ठीक है, हो गया बैलेंस। ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न हो गया। अब एक अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एक छात्र लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को एक फ्लास्क में मिला देता है। दोनों के रासायनिक अभिक्रिया होती है। अपने प्रेक्षणों के आधार पर उसके सामने निम्नलिखित प्रश्न उपस्थित होते हैं, उनका समाधान कीजिए। पहला है, बनने वाला अवक्षेप का रंग क्या है और अवक्षेप का नाम क्या है। तो जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाएंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा और लेड आयोडाइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला था कि अवक्षेप का नाम क्या है, तो अवक्षेप का नाम है लेड आयोडाइड। तो आपको याद रखना है अवक्षेप का नाम है लेड आयोडाइड। अवक्षेप का नाम है लेड आयोडाइड। इसका रंग क्या है, तो इसका रंग आपको याद रखना है पीला, इसका रंग पीला है। फिर इसमें अगला प्रश्न था कि इस अभिक्रिया की संतुलित समीकरण लिखिए। तो इसका संतुलित समीकरण ये हो गया। फिर अगला प्रश्न है, इस अभिक्रिया का क्या प्रकार है। तो ये अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है। देखो इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वे ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ, मतलब एक अभिकारक होता है, वो टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर एक क्या होता है, जब सिल्वर क्लोराइड को कुछ समय के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग के सिल्वर में बदल जाता है। यानी ये सूर्य के प्रकाश में रखने से पहले सफ़ेद कलर का होता है, लेकिन जब धूप में रख देते हैं तो इसका कलर धूसर हो जाता है, सिल्वर कलर का हो जाता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर होने वाली अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो ये सिल्वर क्लोराइड है, इसे अगर हम सूर्य के प्रकाश में रख देंगे, सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो ये आपका सिल्वर अलग हो जाएगा और ये क्लोराइड आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि क्या होता है जब कैल्शियम ऑक्साइड में जल डाला जाता है, यह किस प्रकार अभिक्रिया करता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है और यह संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें ये लिखना है। तो यानी जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको जब हम जल से क्रिया करते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न करता है
और दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सफ़ेदी करने के बाद दीवारों पर कैसे चमक आ जाती है? तो यही जो बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी का उपयोग सफ़ेदी करने में किया जाता है। तो जब हम इसको दीवारों पे पोत देते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम दीवारों पे पोत देते हैं तो ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है और इसमें से जल वाष्प बन के उड़ जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट दीवारों पे सफ़ेदी का चमक आ जाता है। बुझा हुआ चूना जिसका उपयोग सफ़ेदी के लिए किया जाता है, धीमी गति से वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया करके 2-3 दिन पश्चात कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, जिससे दीवारों पे चमक आ जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? और वे अभिक्रिया जिसमें यौगिकों में एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। या वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से अलग कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है क्या होता है जब आयरन धातु के टुकड़े को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाया जाता है? तो आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट में डुबोते हैं तो क्या होता है? तो आयरन को कॉपर सल्फेट में डुबोने पर फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर बनता है, यानी ये इसका रंग नीला होता है, नीला, तो ये हरा हो जाता है। ठीक है। तो नीले से इसका रंग हरा हो जाता है। तो आयरन धातु के टुकड़े को जो कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है तो आयरन सल्फेट विलयन और कॉपर धातु बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है। इसमें कौन सी अभिक्रिया है? तो ये भी विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है और इसका जो नीला रंग है वो हरा हो जाता है। ठीक है। और जो आयरन की धातु होती है उस पर कॉपर की लाल रंग की भूरी परत चढ़ जाती है। ठीक है। ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा क्या होता है जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में डालते हैं तो एक सफ़ेद रंग का अवक्षेप बनता है, और ऐसा क्यों होता है? तो बेरियम और सल्फेट की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट अवक्षेप के बनने के कारण ऐसा होता है। इसमें एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। इसका समीकरण लिखना है तो हम लिख देंगे सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है अवक्षेप पदार्थ और प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है। यह आयनों का आदान प्रदान से बनना है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जब हरे आयरन लवण को तेजी से गर्म किया जाता है तो उसका रंग भूरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है और जलता हुआ सल्फर की गंध निकलती है। तो पहला प्रश्न है कि आयरन लवण का नाम बताइए और उसका सूत्र लिखिए। तो आयरन सल्फेट तथा फेरस सल्फेट। ठीक है। तो ये उत्तर हो जाएगा आयरन सल्फेट और फेरस सल्फेट। फिर अगला है कि प्राप्त भूरे पदार्थ का नाम बताइए और उसका सूत्र लिखिए। तो भूरे रंग का जो पदार्थ है उसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। अगला है कि कौन सा उत्पाद जलती हुई सल्फर की गंध देता है, उसका सूत्र लिखिए। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है ये सल्फर जलती हुई सल्फर की गंध देता है। ठीक है। और होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण और प्रकार लिखिए। तो ये जो फेरस सल्फेट होता है इसको जब हम गर्म करते हैं तो फेरस ऑक्साइड बना था आपका, फिर सल्फर डाइऑक्साइड बना था और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना था। ये आपका अपघटन अभिक्रिया है, ये आपका अपघटन अभिक्रिया है, याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संक्षारण को परिभाषित कीजिए। जब किसी धातु की सतह पर वायु, जल या किसी और पदार्थ की एक धुंधली परत चढ़ जाती है तथा वह चमकीला प्रतीत होता है, मतलब चमकीला प्रतीत नहीं होता है तो उसे संक्षारण कहते हैं। ऐसी दो धातुओं के नाम लिखिए जिनका संक्षारण नहीं होता है। तो गोल्ड यानी सोना और सिल्वर माने चांदी, इन दो का संक्षारण नहीं होता है जल्दी। धातु के संक्षारण का एक लाभ लिखिए। धातु के संक्षारण का एक लाभ यह है कि यह धातुओं की अंदर की सतह को बचाता है। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम की सतह एल्युमिनियम की एक पतली परत से ढक जाती है और उसे वायु में रखा जाता है
तो जब उसे वायु में रखा जाता है तो ये रक्षात्मक परत धातु को और अधिक संक्षारण से बचाती है। जैसे मान लो ये एल्युमिनियम की रोड है, इसके ऊपर ऊपर जंग लेगा तो अंदर जंग नहीं लेगा, तो अंदर को ही बचाएगा। बस ये ऊपर वाला हिस्से में जंग लेगा, बाकी अंदर का मजबूत रहेगा, ठीक है, और नया रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उपचयन और अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो उसे उपचयन कहते हैं, और वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अपचयन कहते हैं। और अगर हम इसमें उदाहरण से कहें तो कॉपर ऑक्साइड लेंगे, उसको हम हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे तो कॉपर और अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्साइड अलग हो जाएगा। तो इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो इसको कहेंगे इसका उपचयन हो रहा है। और यहाँ से देखोगे तो ऑक्सीजन हट रहा है ना कॉपर ऑक्साइड में से, तो कहेंगे कि यहाँ पे अपचयन हो रहा है। ठीक है, बस।